डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के क्लास में हम हिंदी पार्ट 7 पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। इसको लिखे हैं लेखक रामविलास शर्मा। अगर हम पिछले के क्लास जाकर के देखिएगा, हमने पार्ट 6 तक करा दी हूँ क्वेश्चन आंसर। जिन बच्चों को अभी तक ये सब्जेक्ट नहीं मिला होगा 6 तक, तो जाकर के वॉच करेंगे, हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। और आज हम पार्ट 7 पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना अपने दोस्तों में मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों है? तो जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग लकीर के फकीर नहीं बनकर रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। अर्थात प्रगतिशील आलोचना साहित्य परंपरा का मूर्त ज्ञान है। ठीक है। दूसरा है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? तो परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन हेतु प्रथम उस साहित्य का मूल्य निर्धारण आवश्यक है, उस साहित्य पर ध्यान देना आवश्यक है जिनकी रचना का बुनियाद शोषित जनता के श्रम पर है, तथा यह भी देखना होगा कि वह वर्तमान समय में लोगों के लिए कहाँ तक उपयोगी है, क्या वह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है। ठीक है। 3 का क्वेश्चन है, साहित्य का कौन पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध की राय स्पष्ट करें। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से समृद्ध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी जीवन बिताता है। साहित्य में मनुष्य बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है, जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। साहित्य केवल विचारधारा मात्र नहीं है, बल्कि उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी वर्जित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। ठीक है। 4था क्वेश्चन है, साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें स्पष्ट करना है। तो साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह से संपन्न नहीं होती जैसे समाज में, लेखक के कहने का आशय है कि जैसे समाज में विकास की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, उसी प्रकार साहित्य क्षेत्र में भी विकास प्रक्रिया पूरी नहीं होती। जब तक साहित्य की विकास प्रक्रिया को संपन्न, परिपूर्ण, दोष रहित मान लेंगे, तो फिर कोई कवि ही नहीं होगा तथा साहित्य का विकास भी नहीं होगा। विकासशील समाज में विकास प्रक्रिया कभी संपन्न नहीं होती, अर्थात वैसे साहित्य की विकास प्रक्रिया चलती रहेगी। अब है 5वां क्वेश्चन। तो लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टाओं द्वारा प्रमाणित करता है? तो लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करना है, क्योंकि आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक परिस्थिति है। उस प्रति वह स्वाधीन भाव का त्याग करना अनिवार्य नहीं। लेखक इस पक्ष में दृष्टांत देता है कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम थे, लेकिन एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया, अमेरिका नहीं। उसी प्रकार सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, लेकिन भारत और ईरान दो ही काव्य के केंद्र थे। भारत और ईरान जो थे, दो ही काव्य के केंद्र थे। 6ठा क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका
स्वीकार करते हुए लेखक किन से आगाह करता है? तो साहित्य निर्माण में प्रतिभाशाली की भूमिका लेखक स्वीकार करता है, क्योंकि साहित्य निर्माण में उनकी भूमिका अद्वितीय और निर्णायक है। लेकिन इस स्वीकारात्मक पक्ष में खतरा भी है। कला का निर्दोष होना भी एक दोष है। जब तक कला में दोष नहीं होगा, उस कला के पक्ष में अन्य प्रतिभाशाली का उल्लेखनीय कार्य संभव नहीं हो सकता। राजनैतिक मूल्यों में साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? तो राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होता है। इस पक्ष में लेखक कहते हैं कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है। वर्जित के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय से आनंद विहल कर देती है। तथा उनका प्रकाश पूर्व की अपेक्षा करोड़ों लोगों की नई दिशाएं देगी। 8वां क्वेश्चन है, देखिए वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, इसमें सारा आपको लास्ट तक क्वेश्चन आंसर है, पूरे लेसन का है। जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? जातीय अस्मिता का उल्लेख लेखक साहित्य के विकास प्रसंग में करता है। उसका महत्व का लेखक का कहना है कि साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि यूरोप की सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं को स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? तो जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर बताते हुए लेखक ने कहा कि किसी भी राष्ट्र में अनेक जातियां रहते हैं और उनकी अस्मिताएं भी अनेक होती है, परंतु एक राष्ट्र की एक अस्मिता होती है। परंतु जिस समय किसी राष्ट्र पर मुसीबत आती है तो जातियों की अस्मिता को गौण कर विविध जातियों में केवल राष्ट्र की अस्मिता प्रधान हो जाती है। लेकिन दोनों में समानता भी है, क्योंकि जातीय अस्मिता ही राष्ट्रीय अस्मिता के रूप में बड़ा बन जाता है, अथवा राष्ट्रीय अस्मिता जातीय अस्मिताओं को आत्मसात कर वृहद रूप धारण कर मुसीबत से रक्षा करने में सहायक सिद्ध होता है। आपका 10वां क्वेश्चन है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? आप बुक से भी क्वेश्चन मिलाते चलिएगा। बहुजातीय राष्ट्र अनेक है, सोवियत संघ में सबसे अधिक जातियां शामिल है, ठीक है, परंतु उसका इतिहास मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है। जैसा कि भारतीय जातियों का राष्ट्रीय इतिहास एक है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना, बल्कि 2 भागों में विभक्त होकर राष्ट्रीयता और विभाजित कर डाला। बहुजातीय का मुकाबला कोई राष्ट्र नहीं कर सकता। 11वां क्वेश्चन है आपको, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? तो उसका उत्तर है, भारत की बहुजातीयता मुख्यता और इतिहास की देन है, क्योंकि यहाँ की राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनैतिक प्रमुख कायम करके स्थापित नहीं हुई है, बल्कि हमारी राष्ट्रीयता बहुजातियों के अपने में परोपकार अद्वितीय माना जाता है। 12वां क्वेश्चन है, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। आज समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। लेखक के विचार से यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो जाता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। देश के साधनों का सदुपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है।
छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था से ही संभव है। बच्चों, अब आगे का क्वेश्चन है 13वां। निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है? उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है? विचार करें, इस पर विचार करना ये क्वेश्चन को। तो लेखक निबंध का समापन करते हुए उस दिन का स्वप्न देखता है जब देश में समाजवादी व्यवस्था कायम होगी। उस दिन अधिक लोग साक्षर होंगे, तब वे साहित्यकारों की रचना को पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो उस साहित्य से उनका पूरा परिचय होगा और सही अर्थ में साहित्य परंपरा का मूल्यांकन कर पाएंगे। 14वां क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस मत प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इसका आंसर है जबकि परिस्थितिवश जातियाँ पराधीन होती है। इस मत प्रमाणित करने के लिए लेखक ने प्रमाण उपस्थित करते हुए कहा कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम हुए, लेकिन एथेंस का साहित्य संपूर्ण एथेंस को प्रभावित किया, न कि अमेरिका साहित्य को। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बच्चों बहुत ही मेहनत लगता है। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक दूसरे को बताते चलिएगा हमारे चैनल के विषय में। तो हम फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। देखते हैं, यहाँ है मैं तैयार कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।